पार्ट 1 में? फटाफट खोलना यार, आके बैठ गया बता। 10 मिनट तेरे पास, क्या कर रहा था 10 मिनट से? पूछने हैं, सोचने नहीं है। वो काम मेरे पे छोड़ दे अभी। घर से करके लाया है ना? हाँ तो बस सोचने का काम घर से करके लाया। क्या जितनी करी है उतने में से तो पूछ। इतने दिन हो गए भाई, अब तक भी अगर तुमने यार शीट सारी नहीं करी तो फिर छिच्छी है बहुत। हाँ सेम सेम है भाई, सेम सेम। तो ये मतलब प्राउड करने की बात है, क्लास तो नहीं ले रहा मैं भाई। अगर मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें नहीं पता कितना एडजस्ट कर रहा हूँ, जिस दिन पता लग गया ना कोने में बैठ के रो जाएगा। हाँ पार्ट 1 में कोई डाउट? पार्ट 1 में फोर्थ, बॉडी इज एक्टेड अपॉन ए बैलेंस फोर्स। अगर बॉडी बैलेंस फोर्स से एक्ट हो रही है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट नहीं है। देखो समझो, छोटी सी बात है बहुत। मैंने लिखा इक्विलिब्रियम और मैंने लिखा रेस्ट। यहां ले रहा हूं मैं एग्जांपल सिचुएशन के। जैसे ये फोन रखा हुआ है, क्या इस पे बैलेंस है सारे के सारे फोर्सेस? या ये बोतल रखी हुई है, इस बोतल पे सारे के सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है? बैलेंस्ड है। एफ नेट कितना है? 0। क्या ये चल रही है, इसकी कोई वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है? नहीं, कुछ भी नहीं है इसके पास। तो इसका मतलब ये क्या है? रेस्ट पे है? हाँ। इक्विलिब्रियम में है? हाँ। इक्विलिब्रियम में, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, v कांस्टेंट से चल रही है, तो एक्सेलरेशन कितनी? 0। तो फोर्सेस कितने? तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है? हाँ। बट क्या रेस्ट पे है? नहीं। समझ आया? अच्छा, इसका एग्जांपल नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, वो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होती, सब इक्विलिब्रियम में होते हैं, बॉडी मोशन में होती है। ठीक है। कहां से आया सब? फर्स्ट लॉ से। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जब तक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा, मोमेंटम नहीं बदल सकता, मतलब वेलोसिटी नहीं बदल सकती, क्योंकि मास तो बदलता ही नहीं। अच्छा, फिर इक्विलिब्रियम के बाद, अच्छा इक्विलिब्रियम कह रहा हूं, सॉरी। हाँ, तीसरी सिचुएशन देखो। तीसरी सिचुएशन में क्या होगा कि क्या वेलोसिटी 0 हो सकती है और एक्सेलरेशन नॉन 0 हो सकती है? बिल्कुल। कहां? हाईएस्ट पॉइंट, फ्री फॉल में हाईएस्ट पॉइंट पे। या फिर तुमने नीचे से यू वेलोसिटी से थ्रो किया, वेलोसिटी 0 होगी, बट क्या एक्सेलरेशन 0 ही वहां पे? नहीं। क्या इक्विलिब्रियम में है बॉडी सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे? नहीं। तो इक्विलिब्रियम नहीं है, बट रेस्ट है। कोई दिक्कत? अच्छा, एक बॉडी के पास एक्सेलरेशन भी है और वेलोसिटी भी है, क्या वो रेस्ट पे है? नहीं। क्या वो इक्विलिब्रियम में है? नहीं। क्या सारी चीजें पॉसिबल है? इसका मतलब इक्विलिब्रियम का एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन कह रहा हूं, सॉरी, इक्विलिब्रियम और रेस्ट कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब ये नहीं है वो इक्विलिब्रियम में है, और अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, जरूरी नहीं है कि वो रेस्ट पे है। ठीक है। अब इसका ऑप्शन उसने जो भी दिया हुआ है तुम उसका छोड़ो। अब तुम्हें समझ आया आंसर क्या है? ठीक है। हाँ, सिक्स्थ में कह रहा है अ मैन है जिसका मास है 60 किलो। देखो ये था पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4th। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला कि एक कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट जानता है? इधर पहिया और ये बेल्ट घूमेगी ऐसे ऐसे, ये बेल्ट ऐसे ऐसे घूमेगी। कोई दिक्कत? अच्छा, अब इस पे कह रहा है वो कि 60 किलो का आदमी है जो इस पे खड़ा हुआ है, और बेल्ट की एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है बेल्ट की, और इसके ऊपर एक आदमी है जो कितने का है? 50 किलो, 60 किलो का है? 60 किलो। ठीक है। पूछा गया उसने, इफ जी इतना है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन इज, मैन पे नेट फोर्स क्या एक्ट करेगा? द मैन रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू मूविंग बेल्ट। इस बेल्ट के रिस्पेक्ट में एक ऐसा है रेस्ट पे, और ये बेल्ट कितने से मूव कर रही है, तो इसकी भी एक्सेलरेशन कितनी होगी? क्यों? क्योंकि बेल्ट के साथ रेस्ट पे है। तो ग्राउंड फ्रेम वाला अगर इंसान इसको देखेगा, तो ग्राउंड फ्रेम से इसको क्या दिखाई देगा कि बेल्ट और आदमी दोनों उधर जा रहे हैं, बेल्ट और आदमी। अच्छा, ग्राउंड फ्रेम से अगर तो इसका एफबीडी बनाए, इसका एफबीडी बनाए ग्राउंड फ्रेम से, तो इस पे एक्सेलरेशन क्या है? इधर। मास कितना है इसका? 60 kg। मास क्या है? तो बता फोर्स किसके बराबर आएगा? समेशन ऑफ ऑल दी एक्सटर्नल फोर्स। सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स होगा जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आई होगी, उसको मान लिया मैंने एफ, उसको मान लिया एफ। क्या ये एफ ही एम ए के बराबर होगा? मास कितना है? 60। एक्सेलरेशन कितना है? 1। फोर्स कितना? 60 न्यूटन। कहता। अच्छा, ये दोनों साथ में क्यों चल रहे होंगे? थोड़ा सा एक्स्ट्रा फालतू बता रहा हूं, ये दोनों साथ में क्यों चल रहे होंगे? क्या रीजन हो सकता है दोनों को साथ में चलने का? फ्रिक्शन। तो क्या इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा? इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा, बट क्या वो बैलेंस हो रहा होगा सूडो फोर्स से?
हाँ, अगर सूडो फोर्स से बैलेंस हो रहा है तो ध्यान से देखना, फ्रिक्शन ही इसको चला रहा है, फ्रिक्शन यहां नहीं, एक्चुअल में यहां लगेगा, यही पढ़ाया तुम्हें। हाँ, और इस पे सूडो इधर लग रहा होगा। ये कौन से फ्रेम से हो रही है बात? नॉन इनर्शियल फ्रेम से। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से इधर क्या 60 न्यूटन फोर्स लगेगा, और क्या फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर रहा होगा? क्या इसीलिए इसकी एक्सेलरेशन 0 रही होगी विद रिस्पेक्ट टू पुली या कन्वेयर बेल्ट? और जब जमीन पे आओगे तो सूडो नेग्लेक्ट हो जाएगा, बचेगा कौन? 60 न्यूटन। क्या दोनों तरीके से आंसर निकाला जा सकता है? बट पहले वाले से निकाल लो, क्या दिक्कत है? क्योंकि फ्रिक्शन इंटरनल हो जाएगा जैसे ही तुम पूरे को सिस्टम ले लोगे। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? और बताओ पार्ट 1 में 16। अच्छा, एक ना इंपल्स का और सीन देख लो, मैंने तुम्हें लिखवाया था F इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी, याद है? अब ये होता क्या था, ये था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये था एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, या इसको डी टी लिखो, जो भी, कोई दिक्कत? ये लिखा हुआ है फाइनल मोमेंटम, ये लिखा हुआ है इनिशियल मोमेंटम, एक सेकंड, और ये लिखा हुआ है एफ डॉट डी टी इक्वल्स टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, जिसे बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, और यही है तुम्हारी इंपल्स। इंपल्स पता लगी? तो इंपल्स क्या क्या होता है? एक तो इंपल्स तुम डेल्टा पी से निकाल सकते हो, एक इंपल्स एफ डी टी से निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों बराबर है। कोई दिक्कत? पक्का? अब इंपल्स प्रैक्टिकली क्या होती है? इंपल्स होता है झटका, इंपल्स होता है झटका। जैसे मान लो तुमने एक बहुत ही घिसा पिटा एग्जांपल सुना होगा, 9th क्लास में भी सुना होगा, कि क्रिकेटर हमेशा बॉल को कभी भी ऐसे कैच नहीं करता। वो कैसे कैच करता है? ऐसे। समझ में आया? जैसे अगर मैं निकालूं कि चेंज इन मोमेंटम क्या है, अगर मेरे पास कोई 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है 2 किलो का मास, 10 सेकंड बाद देखा, 10 सेकंड बाद भी वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है 2 किलो का मास इधर, तो बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या है? 0। तो इस मोमेंटम का कोई भी इफेक्ट फील नहीं होगा। अगर मैं इसके आगे अपना हाथ अड़ा दूं और कितने से ले जाऊं, 10 मीटर पर सेकंड से, तो मुझे कोई मोमेंटम फील नहीं होगा। वहीं पे मेरा हाथ आया मान लो 10 मीटर पर सेकंड से अपोजिट डायरेक्शन में, और मेरे हाथ का मास है 5 किलो। समझ आया? तो अब बताओ क्या होगा? क्या फाइनल मोमेंटम ये होने वाला है इसका? बोल, मेरे हाथ में छेद थोड़ी ना करके चली जाएगी इतनी स्पीड से। क्या इसका फाइनल मोमेंटम ये होने वाला है? तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? इनिशियल कितना था ये, फाइनल कितना था ये, तो 5 इंटू 10 50 माइनस आएगा या प्लस आएगा? ध्यान से देखना। अब ये कैसी डायरेक्शन है? ये माइनस की। कैसी डायरेक्शन है? माइनस की। ये कैसी डायरेक्शन है? प्लस की। अब इस माइनस में से क्या ये वाला माइनस करोगे? क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इंपल्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अरे मास तो स्केलर है, स्केलर टाइम्स वेक्टर, वेक्टर वही है बस। तो -50, और ये कितना? -20। 10 इंटू 2, और माइनस करेगा ना। रुको भाई रुको, बताओ पी फाइनल कितना? इतना। और पी इनिशियल कितना? अब ठीक है, अब सबको समझ आया? कोई कंफ्यूजन? तो कितना आ गया? -70। ये क्या है? मोमेंटम। क्या है ये? मोमेंटम। इतने की चोट लगेगी हाथ में। हाँ, अब इतना इफेक्ट फील होगा। हाँ, आया समझ? इसीलिए यूं कैच नहीं करते बॉल को। कैसे कैच करते हैं? ऐसे, क्योंकि साथ साथ चलेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी कम होगी। देख, मास तो नहीं बदल सकता, तो क्या कम कर सकता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कब कम होती है? साथ में जाके, अपोजिट डायरेक्शन में जाके? साथ में जाके। तो अब तेरे को अगर कम चोट फील करनी है, कम वेलोसिटी फील करनी है, क्योंकि मोमेंटम क्या है? मोमेंटम मेजरमेंट है मोशन का। किस किस के थ्रू? मास और वेलोसिटी के थ्रू। मास तो वही है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना मोमेंटम आ जाएगा। अब मेरे को ये बता कि अगर तू अपना हाथ वेलोसिटी की डायरेक्शन में ले जाए तो रिलेटिव वेलोसिटी घटी या बढ़ी? घटी। तो मोमेंटम घटा। और अगर तू ऐसे करेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ी, क्योंकि बॉल उधर से आ रही है, तो मोमेंटम बढ़ा। क्या? हाँ हाँ, 2 किलो वाला 5 किलो को नहीं रोकना वोकना। इसके आगे क्या हुआ है इसके आगे नहीं पता हमें। इसके आगे हमारे हाथ की मर्जी है क्या करे वो। मैं एक पर्टिकुलर मोमेंट की बात की है। फिजिक्स में जो भी बातें होती है वो सारी इंस्टेंटेनियस होती है डीटी मोमेंट की, वरना फिर एवरेज है। जर्क वो है कि एक्सेलेरेशन को भी टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। हाँ, पर दोनों अलग अलग बातें हैं, फिजिकली दोनों अलग अलग बातें हैं, सिग्निफिकेंस वाइज दोनों मिलती जुलती है। ठीक है। जर्क वगैरह वैसे है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, बट कभी ना कभी तो जीवन में पढ़ ही लोगे, टेंशन मत लो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात हो रही थी ना।
चलो इसके बाद 16 देखते हैं। ये समझ आ गया ना इम्पल्स। 16 में कह रहा है अब बुलेट ऑफ मास 0.1। अच्छा इसमें एक और कुछ और बातें बता देता हूँ, रुको सारी बातें कर ही लो फिर। एक बात बताओ, अगर मेरा एफ एक्सटर्नल लिखा जाए, समेशन ऑफ ऑल दी एफ एक्सटर्नल लिखा जाए, तो यही तो डीपी बाई डी होता है, और इसी को क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो मेरे को बताओ, अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो क्या डीपी जीरो? डीपी जीरो होने का मतलब चेंज इन मोमेंट जीरो, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल जीरो, मतलब पी फाइनल बराबर पी इनिशियल, मतलब पी कंजर्व्ड। अब मेरे को ये बताओ कि मोमेंटम कंजर्व्ड सिर्फ और सिर्फ किस सिचुएशन में रहता है, जब एक्स एक्सटर्नल जीरो हो। अच्छा एक्सटर्नल, किसी भी फोर्स को एक्सटर्नल बनाना इंटरनल बनाना किसके हाथ में है? सिस्टम के हाथ में। सिस्टम किसके हाथ में है? हमारे हाथ में, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब अगर मान ले कोई गन है, कोई गन है, ये है गन और ये है बुलेट, ये है बुलेट। अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं, अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं, क्या बुलेट ने जो इस पे फोर्स लगाया, एक्शन रिएक्शन पेयर में लगते हैं ना फोर्स, वही जैसे मान ले गन ने इस पे कोई फोर्स लगाया, गन ने बुलेट पे कोई फोर्स लगाया, तो वही फोर्स किस पे लगेगा? बुलेट के थ्रू गन पे। यही तो एक्शन रिएक्शन पेयर है। तो क्या दोनों इंटरनल बन चुके हैं, पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं? अगर ये दोनों इंटरनल बन चुके हैं, इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। तो इस सिस्टम का मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड। बट सिस्टम तो हमारे हाथ में है ना लेना। अब अगर मैं सिस्टम की बाउंड्री छोटी कर दूं, सिस्टम की बाउंड्री छोटी कर दूं, देखते रहना। ये सिस्टम की बाउंड्री छोटी कर दी। अब जो बुलेट ने इस पे फोर्स लगाया, क्या वो एफ एक्सटर्नल बन जाएगा? और जो बुलेट पे फोर्स लग रहा है इसके थ्रू, क्या वो भी एफ एक्सटर्नल बन जाएगा ऑन बुलेट? और अब क्या मोमेंटम कंजर्व रहेगा? नहीं। अब इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, इसका मास, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। क्या एक्सटर्नल बनती है, ऐसे खेलेंगे। और जैसे ही ये इंटरनल बन जाएंगे तो क्या, अभी क्या यहाँ पे एम बी वी बी और एम जी वी जी में कोई रिलेशन दिख रहा है मेरे को? नहीं। बट ध्यान से देखना, अगर ये इंटरनल बन गए, अगर ये इंटरनल बन गए, तो यहां पे चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो पी फाइनल पी इनिशियल क्या हो जाएगा, बराबर। अगर पी फाइनल पी इनिशियल बराबर हो गया, तो इसका मतलब एम जी वी जी किसके बराबर हो जाएगा, एम बी वी बी। इसको यहां लाके देखते तभी हमें पता लग पाता है ऐसा हुआ है ना। अब हमेशा याद रखना, एक्सप्लोजन में फोर्सेस इंटरनल होते हैं, एक्सप्लोजन में फोर्सेस इंटरनल होते हैं। तो क्या एक्सप्लोजन में कभी भी मोमेंटम चेंज हो सकता है? अगर ये कोई बॉडी है जिसका मास है कैपिटल एम, और ये 1 करोड़ छोटे एम में टूट गया, 1 करोड़ छोटे एम में टूट गया, और ये भैंगी डायरेक्शन में भाग रहे हैं किधर भी, तो मेरे को बताओ क्या इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा? हाँ, क्योंकि क्योंकि जो फोर्स आया था, जो फोर्स पैदा हुआ माइक्रो सेकंड में, जिसकी वजह से ये फटे हैं, वो यहां जनरेट हुआ है, और वो कहां आ रहा था, सिस्टम के अंदर। तो क्या वो फोर्स इंटरनल था? अगर वो फोर्स इंटरनल था तो क्या इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा? क्या कितने भी टाइम बाद देख लो, क्या कंजर्व रहेगा इसका मोमेंटम? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब इन सभी का M1 V1 M2 V2 M3 V3 सब बराबर होंगे। क्या अब सारी बात समझ आती है? यहां तक कोई परेशानी? अब मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें कोई कंफ्यूज कर सकता है इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम के साथ। ठीक है, अब देखो सवाल, अब तुमसे अपने आप हो जाएंगे वैसे तो। अब बुलेट ऑफ मास 0.1 kg, बुलेट का मास कितना है, 0.1 kg, फायर्ड विद स्पीड ऑफ इतना, द मास ऑफ गन इतना, देन वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल बिकम्स। देखो वही है, ये है बंदूक, यहां से बुलेट फायर कर दी गई, उसने कहा इसकी वेलोसिटी कितनी है, द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल बिकम्स, इसकी तो है 100 मीटर पर सेकेंड, और मास है 0.1, मास है 0.1 kg। अच्छा फिर उसके बाद और क्या बोला है डेटा, यार बोला करो, मेरे को बताया करो। ये कितने की ढूंढ रहा हूं मैं, वहां कभी यहां देख रहा हूं, कभी यहां। इसकी वेलोसिटी निकालनी है। अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं, क्या इसका मोमेंटम बदलेगा? तो मेरे को बता, क्या 100 इंटू 0.1 10 होता है, तो 50 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं कि ये दोनों बराबर हो जाए? समझ आया? कोई दिक्कत? और बताओ, पार्ट 1 में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तुम मोमेंटम क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके कंपोनेंट कर सकते हो,
हाँ भी, तेरा कोई डाउट है पार्ट 1 में? ठीक है, पार्ट 2 जल्दी बोला, जल्दी बता। कहाँ कहाँ? A ball of mass 1 kilo is dropped from a height 9 meter, strikes with the ground and rebounds at height 4.9। देखिए भी देख, 11वां 11वें में कह रहा है एक बॉल है जिसका मास 1 किलो, में करा देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 किलो का मास है, ड्रॉप किया गया उसको 9.8 मीटर की हाइट से, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स एट 4.9, आधा ही हाइट ऊपर आ पाई। इफ द टाइम ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द बॉल ग्राउंड इज 0.1 सेकंड, फाइंड द इंपल्स एंड एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। इंपल्स निकालनी है और एवरेज फोर्स निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट देख। कितनी हाइट से गिराई? क्या ड्रॉप हुई है? क्या इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी √2gh? क्या ये एच जी है? तो g²g बाहर, क्या बचा √2। क्या इस मोमेंट पे वेलोसिटी ये है? अरे भाई v इक्वल्स टू √, बेटा काइनेमेटिक्स भूल गए ना, मारता मारता भगाऊंगा। अब ये बता h क्या है 9.8, g भी क्या है 9.8, तो g बाहर निकाल लिया ना। कोई तो चितलेगा भाई कुछ दिनों में। कितना ऊपर गया अभी है? तो यहां इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी होगी, तो 4.9 चल के इसकी वेलोसिटी 0 हुई है। फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0 माइनस ये कितना u स्क्वायर, कोई दिक्कत, बराबर 2 a क्या अब इस पे नीचे लगेगा जो कि g होगा, और h 4.9। अब ध्यान से देख, इसकी मल्टीप्लाई करेगा, क्या g नहीं आ जाएगा? तो क्या u बराबर g स्क्वायर, u स्क्वायर बराबर g स्क्वायर का मतलब u बराबर g, तो ऊपर जाने की वेलोसिटी क्या है g, और नीचे आने की वेलोसिटी क्या थी? तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया बता? √2 - 1 इंटू जी। अगर इसी की मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है? इंपल्स आ गया हाथ में ले। मास कितना है इसका? 1 किलो, 1 किलो मास है ले, यही आ गया g√2 - 1। कोई दिक्कत? अच्छा, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड? न्यूटन सेकंड। कुछ मत करो, सेकंड से मल्टीप्लाई करो, या फिर तो तुम्हें बताइए, इतनी छोटी बात क्यों करेंगे हम। अच्छा, एवरेज फोर्स ना, एवरेज फोर्स आ जाएगा इंपल्स अपॉन टाइम, ले I/T। टाइम कितना लगा इनको, यहाँ कितना रुके हैं, कितना गैप आया यहाँ पे? 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड। अगर 0.1 सेकंड है तो नीचे क्या रख देगा? 0.1, और आई कितना अभी तो निकाला है भाई, ताजा ताजा गर्मा गर्म, g√2 माइनस आ गया, बस कर लो कैलकुलेट। ठीक है, अब बताओ पार्ट 1 में कोई दिक्कत? वापस मत आना पार्ट 1 पे। पार्ट 2, पार्ट 2 में पांचवा देखो। अच्छा एक बात बताओ, एक रस्सी यहां बंधी इससे ऐसे, ये क्यू, बी, ए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं तो होगा जी, मान लो यहाँ कहीं है, मैं नहीं बना रहा सेंटर पे क्योंकि जनरलाइज कर रहा हूँ मैं इस चीज को। अच्छा, और ये हो गया ए जी, और ये हो गया बी जी, और क्या बोला उसने? नीचे लग रहा है डब्ल्यू। ठीक है। हमें निकालना है ए जी अपॉन के, इक्विलिब्रियम में है फिलहाल, जा तो सकती ही नहीं कहीं, तो इस एंड पे क्या ये फोर्स लगेगा इस पे? यहां कितना फोर्स लगेगा? के टी है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो इसका कंपोनेंट इधर कर सकता हूं, तो टी cos 30 बोले तो cos 30 √3/2, तो ये आ गया t √3/2। बताओ कोई दिक्कत? अच्छा, और ये यहां एक फोर्स लगेगा ऊपर, वो कितना आ जाएगा? t/2, और इनके ये वाले कंपोनेंट बराबर होंगे, बट मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसकी, क्यों टेंशन की वैल्यू निकालनी है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? ए जी, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? ए जी। इस डब्ल्यू को कौन बैलेंस कर रहा है? क्या डब्ल्यू इस पॉइंट पे टॉर्क लगा सकता है? क्या ये इस पे इधर टॉर्क लगा सकता है? क्या इसकी टॉर्क और इसकी टॉर्क बैलेंस्ड है?
और टाउ क्या होता है, एफ आर क्रॉस एफ। तो आर क्या है, एजी, इंटू क्या आ जाएगा, टी रूट 3/2, बराबर बताओ क्या आ जाएगा, t/2 इंटू बीजी। अब तुम्हें क्या निकालना है, एजी ओजी बीजी जो भी है। हाँ एक बटा रूट ही तो आएगा, 1/√3 और क्या। अच्छा अच्छा, एक एक गलती हमने ये करी है ना, समझ आ, हमें दूसरी इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, देखना। इसको मेरे को T1 लेना पड़ेगा, इसको T2, क्योंकि रस्सी अलग अलग है, रस्सी अलग अलग, एक रस्सी थोड़ी ना है। पुली पुली इतनी कर ली हमने कि भाई साहब एक ही टेंशन माने जा रहे हैं। अब तो खैर निकालनी पड़ेगी ये वाली इक्वेशन भी। ये कितना आ जाएगा, √3/2 T1 डायरेक्ट लिखो ना, और ये कितना आ जाएगा, T2/2। तो T1 T2 के बीच में क्या, यहाँ पे कटेंगे नहीं, ये होगा T1 और ये होगा, सही लिखा है ना, बी जी की साइड में कौन है, T1। हाँ बोल 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 सर जी, आगे बोल। कुछ भी कर ले भाई, अगर रस्सी अलग है टेंशन अलग होगी होगी, गारंटी किस बात की। वो तो सोल्व करने के बाद बराबर आ जाए तो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर जब तक तुमने सोल्व नहीं किया अलग अलग ही मानोगे, ठीक है। अरे अब T1 और T2 के बीच में रिलेशन निकाल लो ना, 2 से 2 कट गया, तो T2 किसके बराबर आ गया, √3 T1। तो इस T2 की जगह क्या रख दोगे, √3 T1। अब ये T1 से T1 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, और ये √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, 1/3, खत्म। कौन सा क्वेश्चन था ये, पार्ट 2 का 5वां। 8वां, 8वां देखो, ये तो हो जाना चाहिए था यार तुमसे। 60 किलो, ये 30, जहां मास आया उस पॉइंट के इधर उधर के टेंशन अलग अलग होंगी, ठीक है। निकालना क्या है हमें, एक बार और ये और देख लो, निकालना है द टेंशन इन दी स्ट्रिंग पी। पी में कितनी टेंशन होगी अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में, यही है ना, ठीक है। तो बस देखो ये 90 है, आओ करें, क्या ये नीचे 600 होगा, अच्छा क्या इधर टेंशन T1 होगी, क्या इधर टेंशन T2 होगी, T2 को कौन बैलेंस कर रहा होगा, T1 cos 30, तो कौन बैलेंस कर रहा होगा, T1/2, √3/2 cos 30 भाई, हाँ √3/2, और यहाँ कितना आ जाएगा, T1/2। तो T1 ही तो निकालना था, T1 किसके बराबर आ गया, खैर ये तो हमने काम का भी कर लिया कंपोनेंट। तो T1 किसके बराबर आया, T1 आया T1/2 बराबर 1200। 1200 क्यों, 600 इंटू 2, अब 1200, तो T1 कितना आ गया, 1200। अच्छा इसने इसने दिया है KGF, KGF मतलब द टेंशन इन द स्ट्रिंग P। अच्छा P में निकालनी है ना, हाँ तो P में इसको √3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, T1 इक्वल्स टू √3/2 इंटू T1, तो इससे कटेगा 600 आ जाएगा, तो आ जाएगा 600√3, यहाँ ना, ठीक है। अब देखो KGF मतलब होता है किलो फोर्स। अरे केजी न्यूटन नहीं पढ़ाया था मैंने तुम्हें, वो यही है, बस KGF लिख दिया उसने। KGF लिख सकता है वो, KGT लिख सकता है, KGN लिख सकता है, न्यूटन केजी लिख सकता है। अरे टेंशन भाई, फोर्स, क्या ये पढ़ाया था, एक में कितना 10, तो इसको किससे डिवाइड कर दोगे, 10 से, तो कितना है 60√3, मल्टीप्लाई कर लो। क्या, हाँ एक KGF में भी 10 न्यूटन होते हैं, KGD में भी 10 न्यूटन होता है, एक KG न्यूटन में भी 10 न्यूटन होते हैं। फोर्स नहीं है ये, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, स्प्रिंग में पढ़ाया नहीं था यार, याद नहीं है तुम्हें। सिलेंडर नापते हैं, अगर 300 न्यूटन नीचे आ रहा है तो सिलेंडर का वेट कितना है, 300, कैसे पता लगाया तुमने, अब वेट कह रहा हूँ सॉरी, मास कितना है 300, कैसे पता, 300 कह रहा हूँ 30। भाई साहब तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मेरा टोपा उड़ेगा, पर तुम नहीं सीख पाओगे यार, एक एक चीज जो पढ़ा देता हूँ दिमाग में रखा करो, टाइम कम होता है क्योंकि, और अब तो और भी काम टाइम होता चला जाएगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। 90 से पहले कोई नहीं है ना, ठीक है। 8वां पूछ तो लिया ना, 8वें से पहले कोई नहीं है तो ना, ठीक है।
नोवा मैन ऑफ मास 50 ग्राम स्टैंड ऑन अ फ्रेम ऑफ मास 30 ग्राम। भाई साहब ऐसे सवाल नहीं करोगे तो इतना पढ़ने का फायदा क्या है? ऐसे बहुत क्वेश्चन कराए हैं। इसके हाथ थोड़े बड़े बना रहा हूं, कानून के हाथ है इसके, ठीक है। 50 जी है ये, ग्राम नहीं है, और ये 30 जी है, तो टोटल नीचे कितना है? 80 जी। टोटल नीचे कितना? 80 जी। अच्छा, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, पूरे को अगर सिस्टम मान लिया तो इस सिस्टम पे 80 जी नीचे है और 2T टेंशन ऊपर है। इक्विलिब्रियम में कह रहा है क्या वो? इक्विलिब्रियम में कह रहा है तो 2T किसके बराबर आ गया? 80 जी। मैं क्या कर रहा हूँ इसका यार। और बताओ 10वां, two particles of equal mass are connected to a rope AB of negligible mass such that one end of A and the other end divided rope in the, ठीक है, rope is rotated। इसका याद रखो, जो लेंथ का रेशो होता है वही टेंशन का रेशो होता है। इसमें टेंशन का रेशो और लेंथ का रेशो बराबर होता है, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया था। कब? जब तुम छोटे बच्चे हुआ करते थे। इससे अगली चैप्टर में जब सर्कुलर मोशन आएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगा, तो उसमें और टॉर्क वगैरह जब मैं पढ़ा दूंगा रोटेशन में ये मतलब रस्सी वगैरह वाले सवाल थे। हाँ, T1 बाई T2 इक्वल टू L1 बाय L2। जो लेंथ का रेशो होगा वही टेंशन का रेशो होगा। अच्छा, अब जैसे एग्जांपल देखो, ये मास m1 है, सुनो ध्यान से, और ये मास m2 है। ये लेंथ मान लो L है, ये L1 है, ये L2 है। मुझे अगर इस डब्बे में टेंशन निकालनी है इधर, तो कितनी आएगी वो टेंशन? वो टेंशन आएगी m1 इंटू बोलो कोई भी एक्सेलेरेशन इसकी। वाह, क्या यहां पे बीच में मास आ चुका है? क्या इसको T1 मानना पड़ेगा? कोई दिक्कत? अच्छा, ये एक्सेलेरेशन कहां से आएगी? ये कौन सी एक्सेलेरेशन है? सेंटीपिटल। ऐसे ये क्या आ जाएगा? T2। ये क्या आएगा? T2। और ये किसके बराबर होगा? ये M2 मान लो। ये किसके बराबर होगा? बोल। ये अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अभी बस एक तुम ये सब छोड़ो, एक बात याद रखो, बस यही बात याद रखना, इसको प्रूफ कराऊंगा मैं, सारी चीजें करेंगे हम, टेंशन मत लो। अगर इसकी लेंथ है x और इसकी लेंथ है y, इस लेंथ से मुझे कोई लेने देना नहीं है। इस m1 पे अगर टेंशन निकालो T1, इस पे अगर निकालो T2, तो T1 अपॉन T2 बराबर आएगा x बाय y के। ऐसे ही एक और कर लो, ये है m3 और ये है z लेंथ, तो बताओ क्या आ जाएगा? T1 रेशो, T2 रेशो, T3, बता दो क्या आ जाएगा? x रेशो ना y रेशो z। पूरी लेंथ लेते हैं ना, यहां से यहां तक की लेंथ लेंगे। इसमें जो टेंशन आएगी वो इसकी और इसकी वजह, दोनों की वजह से आएगी। ठीक है, यही पढ़ाया था एग्जैक्टली। ये सारी बातें करूंगा जब टॉर्क अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं तुम्हें, और सर्कुलर मोशन तुम पढ़ चुके होगे, अब ये चीज याद रहेगी। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो। कौन सा क्वेश्चन? 10th है ना? 10th में कह रहा है दो पार्टिकल है जिनका मास इक्वल है, ए बी नेग्लिजिबल मास सच दैट वन इज एट एंड ए एंड अदर डिवाइडेड। ठीक है, ठीक है। मान लो कोई रस्सी है, ये रही वो रस्सी, इसको किस रेशो में डिवाइड किया उसने? 1:2 में। 1:2 में अगर ये x है तो ये 2x है, ऐसे डिवाइड कर दिया, तो ये टोटल कितना? 3x। चलो, अब इसने एक मास तो यहां लगा दिया और एक मास यहां लगा दिया। अब इनमें टेंशन पूछ रहा है, तो इस वाली रस्सी में टेंशन मान लो T1, इस रस्सी में मान लो टेंशन T2, तो T1 बाय T2 किसके बराबर आ जाएगा? 1/3। हाँ सॉरी, 2/3, 2/3। अरे ये है ना, यहां से लेके यहां तक 2/3, ठीक है। 1:, हाँ हमने, हाँ इधर से नापना है ना, इसके इसके अबाउट घूम रहा है, तो कोई नहीं, ये कर लो भाई, यहां से लेके यहां तक x, यहां मास लगाया m, फिर यहां 2x, यहां मास लगाया m2, यहां टेंशन T1, यहां टेंशन T2। तो अब बताओ T1 अपॉन T2 किसके बराबर आएगा? यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है? 3x। तो क्या आ गया? 1/3। कोई दिक्कत? उसने जैसा बोला है वैसा करो, और जो बताया वो लगा दो बस। और बताओ 15 तक कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 15 तक सारे हो गए?
पार्ट 3 पे आ जाओ, पार्ट 3 में पूछो। पार्ट 3 से पहले किसी का कोई डाउट नहीं है ना? पार्ट 3 पूछो, जल्दी पूछो। भाई साहब क्या कर रहे हो? सोच लो आराम से यार, ये तो घर से लिख के लाया करो ना, कौन सा है कौन सा नहीं। बोलो। पार्ट 4 में 17, पार्ट 3 में कोई डाउट? ठीक है, इस दिन भी क्वेश्चन है, कितने हैं ये? 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन में कोई भी डाउट? ठीक है, पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 17। मिनिमम फोर्स इज अप्लाइड टू ब्लॉक 102 kg to prevent it from sliding on a plane with an inclination angle 30 with the horizontal। करके जा रहा है, देखते हैं। मिनिमम फोर्स है F is applied on a block of mass 102 kg to prevent it from sliding on a plane with an inclination 30 डिग्री। अच्छा, सबसे पहले तो 30 डिग्री इंक्लिनेशन तैयार कर लो। ये रहा 30 डिग्री का इंक्लिनेशन। चलो, और डब्बा है 102 किलो का, क्या भारी डब्बा लिए है। और क्या कह रहा है फिर ये? द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक ऑफ द प्लेन आर 0.4 0.3। ये है 0.4 और ये है 0.3। ये है म्यू के और ये है म्यू एस। चलो, देन एफ फोर्स, अ मिनिमम फोर्स एफ इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक तो प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइड। तो ऐसे लगाया इसने फोर्स, स्लाइड को प्रिवेंट करने के लिए ऐसे ही लगा सकता है फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसने फोर्स लगाया। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस फोर्स की। तो बहुत ही आसान है, देखो। कैसे रहे? इक्विलिब्रियम में रहे, यही है ना? या चले तो प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग। हाँ, प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग का मतलब यही है कि वो चले नहीं। ठीक है, चलो इसको निपटाते हैं। ये एक्सटर्नल फोर्स है, इसी की डायरेक्शन में लगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो, नीचे तो 102 लगा होगा, इधर कितना लगा होगा? 102 sin 30 मतलब 51। अरे भाई 100, हाँ 102 क्या है को लगेगा? 102 का साइन, अरे सही तो करा यार। क्या ये mg है? क्या mg sin थीटा है? kg दिया है ना उसने, और एक जीरो लगा, तो यहाँ पे g लगाना है ना, तो g की बजाय मैं क्या लगा रहा हूँ? 10, तो 510 हो गया है। कोई दिक्कत इसमें? ये तो आ गया 510। अब फ्रिक्शन देखो, क्या ये 102 है? इसका नॉर्मल क्या इधर आएगा, और वो कौन होगा? वो होगा √3/2। 102 1020 इंटू, या फिर एक काम करो 510 √3 लिख लो। समझ आ रहा है ना? इतना तेज तो कर सकते हो आप, समझ आ रहा है? तो 510 √3 क्या आ गया? नॉर्मल। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ सकती है स्टैटिक की? वो बताओ। खैर स्टैटिक की होती है मैक्सिमम वैल्यू, अगर हम निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 0.4 इंटू 510 √3। तो ये 0 और ये पॉइंट खत्म हो गए, तो 51 चौक 4 एकम 4, 5 चौक 20, 204 इंटू √3। अच्छा, आप ध्यान से देखना, ये 510 है और √3 किसके बराबर होता है? 1 पॉइंट। तो अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके देख लेते हैं। 17 चौका 68, तो यहां आया 8, यहां आया 6, और 17 दूनी, और पॉइंट कहां लगेगा? यहां पे। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इतनी जुगाड़ सकते हैं हम। 510 नीचे लग रहा है, एफ ऊपर लग रहा है, तो क्या ये एफ और ये फ्रिक्शन सपोर्टिव में आएंगे? तो क्या फ्रिक्शन इधर लगेगा, इसको सपोर्ट करेगा, तभी तो ये मिनिमम हो पाएगा। हालांकि यहाँ रेंज आएगी, पता है तुम्हें, बट उसने रेंज निकालने को, अच्छा सवाल तब बनता जब रेंज निकालने को होती। क्यों? फिर तुम क्या करते? एक बार फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगाते, कितना? 346.8, और अब एफ की मैक्सिमम वैल्यू आती। तो समझो सवाल क्या क्या बन सकता है। एक तो बन सकता है एफ की क्या मैक्सिमम वैल्यू हो कि ये रेस्ट पे रहे, और एक हो सकता है एफ की क्या मिनिमम वैल्यू हो कि ये रेस्ट पे रहे। मैक्सिमम कब आएगी? जब फ्रिक्शन नीचे ले लोगे, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए ज्यादा होना पड़ेगा इसको, और तब भी वो ये दोनों मिलकर एफ को बैलेंस कर सकते हैं, बड़ी वैल्यू को।
और अगर तुम्हें मिनिमम निकालनी है तो फ्रिक्शन स्केल लो, ये सब सीख चुके हैं हम, आज समझने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो लगा दो इसको इधर, कितना लग रहा है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे ऑपरेट होगा 346.8। अब मेरा ये फोर्स कितना होना चाहिए, इसमें से इसे माइनस कर दो, तो F बराबर 510 माइनस 346.8, तो 0.2 ये आ गया, और ये बचा 9 में 6 गए 3, और ये बचा 10 में 4 गए 6, और ये 4 में 3 गया 1, बिल्कुल सही 163। तो F इक्वल टू 163.2, 9.8 लिया होगा ना, तो 510 देख कहां मारा है ये, 102 1020 नीचे, ये एंगल 30, तो ये बना ही देता हूं भाई, ले इतनी देर में समझाऊंगा तो। हाँ तो बस एक जीरो और लगानी है, जी भी तो है ना, 51 जी लिखो सर, बताओ यहां तक कोई दिक्कत, सारी बातें क्लियर। तो 163 तुम्हारा कितना आ जाएगा, तुम्हारा 157 आ जाएगा, क्योंकि 9.8 हमने कितना लिया है 10, और लेना कितना था 9.8, तो इससे हल्की सी छोटी वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी है 157, ठीक है, देख लो फटाफट। और बताओ पार्ट 4 में कोई दिक्कत अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ना, उसने भी जजमेंटल नजरों से देखा है, इतना आसान क्वेश्चन पूछा है तूने। अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ, मैं भूल भी तो जाता हूँ, ये समझ नहीं पाता मजाक। कुछ नहीं भाई, मजाक था भाई, मजाक था। अब कुछ है, देखो भड़का रहा और, अरे कोई नहीं, धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा, लंबे टाइम तक साथ में रह, अपने आप आएगी सारी बातें समझ। सीख जाएगा। अच्छा सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, एलिवेटर है और 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, टेंशन इन दी स्ट्रिंग, और मास है इसका 6 किलो। बता इस पे जी इफेक्टिव कितना होगा, नीचे जी इफेक्टिव कितना होगा, 11, यही होगा। अच्छा, क्या टेंशन इसको बैलेंस कर रही होगी, किसको, एम जी को, और एम जी की बजाय जी इफेक्टिव आएगा, क्योंकि तू कहां पे है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो 6 इंटू 11 कितना, 66, टेंशन बैलेंस किसको कर रही है, तो कितनी आ गई टेंशन, अब देख ले क्या पूछा। और बताओ। अच्छा तेरे को वहां जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17, 17 से पहले तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। 17 देखो, 17 में कह रहा है कार है, मास m है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर वेलोसिटी ऑफ अलोंग ईस्ट, ठीक है। 2 सेकंड में vi, assuming the car moves with uniform acceleration, the force exerted on the car is moving with uniform acceleration, the force exerted on the car, acceleration constant है। अब सुनना ध्यान से। इससे पहले एक छोटी सी चीज समझो, ये है गाड़ी का पहिया, गाड़ी मस्त इधर जा रही है,
एक्सेलेट कर रही है बिना प्रवाह के, ईंट रखी हुई है एक्सेलेटर पे, ये पहिया का एक्सल ऐसे फंसी होती है ना इसमें एक रोड, उसे एक्सल बोलते हैं। ये पहिए का ये वाला पॉइंट किधर मूव करेगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है पहिए की। अच्छा फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को। अच्छा उसको इंस्टेंटेनियस किसी इंस्टेंट पे फर्क पड़ता है या एक्सेलेरेशन एवरेज से फर्क पड़ेगा, इंस्टेंट। क्या पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे हम ये। अच्छा तो जमीन यहां है, क्या इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है, क्या इसी को अपोज करेगा वो, कहां लगेगा फ्रिक्शन, चलती हुई गाड़ी में फ्रिक्शन आगे लगता है, पहली बात क्लियर। और जब ब्रेक लगाएगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो फ्रिक्शन ही चला रहा है, फ्रिक्शन ही रोक रहा है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। क्या वो रेस्ट से स्टार्ट किया उसने, तो v इनिशियल कितना 0, v फाइनल कितना v, दोनों ही एक्स एक्सिस में है, तो आई कैप मैं नहीं लगा रहा, उसने लगाया हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को बताओ चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर, एम वी, मास ऑफ कार इनटू वेलोसिटी। बताओ कोई दिक्कत यहां तक, हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत। अच्छा ये आ गया अपना चेंज इन मोमेंटम। अब उसने पूछा क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार इन 2 सेकंड। तो मेरे को बताओ फोर्स किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा पी बाई डी टी। ये कितना है 2 सेकंड का स्पैन, 2 सेकंड का स्पैन मतलब टी टू माइनस टी वन कितना दिया उसने 2 सेकंड, तो ये कितना आ जाएगा एम वी बाई टू। अब ये बताओ मेरे को, अगर ये ब्रेक लगा रहा है तो ये एम वी बाई टू फ्रिक्शन कहां लगेगा, पीछे। अगर ब्रेक लगाया तो पीछे, और अगर ब्रेक नहीं लगा रहा तो कहां लगेगा, आगे। और आगे क्या है, ईस्ट, तो एम वी बाई टू इन ईस्ट, पॉजिटिव एक्स एक्सेस। कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा ईस्टवर्ड इज एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द इंजन, सॉरी बाय द कार इंजन। एक बार ये भी देख लो, कार इंजन और फ्रिक्शन का भी सीन देख लो। फ्रिक्शन कहां लगाएगा फोर्स, क्योंकि एक्सेलेरेट कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहां लगाएगा फोर्स, आगे, आगे। और इंजन कहां लगाएगा, इंजन पीछे लगाता है गाड़ी पे। अबे इंजन ही तो ड्राइविंग फोर्स है, इंजन पीछे लगाता है। भाई इंजन कहां पावर दे रहा है, गाड़ी पे कहां फोर्स लगा रहा है, इंजन गाड़ी से बाहर निकल के यूं खींच रहा है गाड़ी को, नहीं नहीं। अब समझो पूरा समझो, इंजन क्या कर रहा है, इंजन गाड़ी पे कहां फोर्स लगा रहा है, क्या इंजन गाड़ी पे फोर्स लगा सकता है, नहीं। इंजन किस पे फोर्स लगा सकता है, टायर पे, एक्सल पे, एक्सल पे। एक्सल किससे जुड़ी हुई है, तो इस टायर को कौन वेलोसिटी दे रहा है, इंजन, इंजन। एक्सेलेरेशन कहां है इस टायर की, आगे, तो इंजन फोर्स कहां लगा रहा है इस टायर पे, आगे। अब देख लेते हैं, इज ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द टायर एक्सर्टेड बाय द रोड मोर देन एमवी बाई टू ईस्टवर्ड। मोर देन तो गलती हो गया है ना, हाँ तभी तो दोबारा पढ़ रहा हूँ। एज्यूमिंग द कार मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव कर रही है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द कार इज, अब ये बाय द इंजन और ये वो बाय फ्रिक्शन, ये उसमें बता रहा है, ऑप्शन में बता रहा है, तो पहले पढ़ते हैं। एमवी बाई टू ईस्टवर्ड इज एक्सर्टेड बाय कार इंजन, अच्छा mb by 2 eastward and is due to friction on the tire exerted by the road, due to friction on the tire exerted। बी स्टेटमेंट सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग लग रही है मेरे को। हाँ क्योंकि गाड़ी का जो भी फोर्स लगेगा वो सारा का सारा इंटरनल हो जाएगा, या फिर अगर इंटरनल ना भी हो तो मुझे क्या पता गाड़ी कहाँ क्या कर रही है, मुझे फ्रिक्शन के बारे में जरूर पता है। अगर आगे की तरफ एक्सेलेरेशन है, अगर आगे की तरफ एक्सेलेरेशन है तो मुझे पता है इस पॉइंट पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ईस्टवर्ड, ये इस बात की तो गारंटी है। अब इंजन कहाँ लगा रहा है वो नहीं पता हमें, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया इसका, mv by 2 ईस्टवर्ड एंड इज ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द टायर एक्सर्टेड बाय द रोड। हाँ पूछ। गाड़ी गाड़ी अगर 4x4 की निकली तो भाई बच के रहो, वो चढ़ा देते हैं, वो होते हैं थोड़े अकल के अंधे होते हैं। 4x4 की गाड़ी कौन नहीं खरीदता यार, मतलब जाट गुजर को छोड़ के, अच्छे लोग हैं। हाँ और बताओ, क्वेश्चन नंबर 28 किसका है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 आओ देखो फटाफट देखो। जल्दी आप, फिर 5 बजे निकलना भी है।
तो कोई नहीं आएगा तो आएगा बेचारा, क्या कर सकते हो। हाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू। क्या ऐसी बातें हमने क्लास में बहुत किया। आओ दोबारा देखते हैं। इसमें क्या करोगे तुम, बी का एफबीडी बना लोगे, बी का एफबीडी बना के खेला खेल लेंगे। एंगल कितना दिया 45, आओ करें, बी का एफबीडी बना रहे हैं। मुझे क्या निकालना है, मिनिमम की मैक्सिमम। क्या यहाँ पे रेंज आएगी फ्रिक्शन की, पहले तो हाँ या ना में ये बात बताओ, क्या यहाँ पे रेंज आएगी। उस फ्रिक्शन की रेंज में क्या होगा कि ये एक्सेलेरेशन की एक रेंज आएगी। एक तो ऐसा होगा अगर फ्रिक्शन नीचे लगेगा तो, और एक फ्रिक्शन ऊपर भी लग सकता है, तो क्या रेंज आएगी एक्सेलेरेशन की। अरे मास तो कांस्टेंट ही रहेगा, एम ए ही तो एक्सटर्नल फोर्स है, सही बात है। चलो शुक्र है तुमने हाँ बोला, तुम पढ़ा तो है ना पक्का पिछली क्लास का, ठीक है याद तो है ना। चलो अब क्योंकि बहुत जल्दी कर दूंगा फिर मैं इसे अगर इसकी कोई रेंज आएगी और मुझे उसमें कौन सी वैल्यू निकालनी है मिनिमम, तो मिनिमम तो तब आती है जब फ्रिक्शन नीचे लगता है, और मैक्सिमम तब आती है जब फ्रिक्शन ऊपर लगता है। याद है ये वाली बात। तो मैं क्या फ्रिक्शन नीचे लगा रहा हूं डायरेक्ट ही, तो मेरा फ्रिक्शन है नीचे। क्या अब मैं फोर्स को इस डायरेक्शन में रिजोल्व करूंगा। अब मेरे को बताओ, ये एक्सेलेरेशन ए है, ये एक्सेलेरेशन ए है, क्या पलट के देंगे सूडो बन जाएगी। इसका मास मैं छोटा एम मान रहा हूं, तो क्या ये एम ए है और ये फ्रिक्शन है। सबको क्लियर। नॉर्मल ये वाला ब्लॉक इस पे नॉर्मल क्या इस डायरेक्शन में लगाएगा, तो मैं फोर्स कौन सी दो डायरेक्शन में रिजोल्व करने वाला हूं, इसके और इसके लोग। क्या यही किया था, सिखा रखा है ये सब। चलो अब करते हैं फटाफट। नीचे क्या लग रहा है, एम जी, ध्यान से देखते रहना। ये एंगल कितना 45, ये एंगल कितना 45। तो अगर ये 45 है, ये वाला एंगल भी कितना 45। मैं थीटा मान रहा हूं, खेल लिया तुम, थीटा मान रहे हो, बाद में देखेंगे। तो मेरे को बताओ एम जी का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, एम जी कोस थीटा। इसका क्या आएगा इधर कंपोनेंट, क्या ये थीटा होगा। देखो अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। ये कौन सा एंगल है कोरस्पॉन्डिंग, क्या हुआ, सामने देखते रहो इधर कितना आ जाएगा एम ए साइन थीटा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। और ये क्या है नॉर्मल। और क्या साथ में चिपक के रहना है इसको, क्या एक्सेलेरेशन कॉमन होगी, इसका मतलब वेज के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, तो क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो इसका मतलब n बराबर दोनों का समेशन, और इस mg का कंपोनेंट इधर करो कितना आएगा, और इस ma का कंपोनेंट इधर कितना आएगा। क्या ये दोनों बराबर होंगे। अब पहले तो नॉर्मल बताओ, नॉर्मल कितना आया, क्या ये आ गया m a साइन थीटा प्लस एम जी, ये तो नॉर्मल आया। जहां तक बताओ किसी को कोई भी दुखद बात लगी हो। अब क्या ये एम जी साइन थीटा प्लस एफ बराबर एम ए कोस थीटा आएगा, तो मैं डायरेक्ट एफ लिख सकता हूं क्या यहां से। बताओ एफ किसके बराबर, एम ए कोस थीटा माइनस एम जी, सबको चमक गया, एम ए कोस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। क्या ये बराबर होगा म्यू एन के, म्यू और एन क्या है ये रहा, तो क्या मैं लिख सकता हूं म्यू एम ए साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कोस थीटा। क्या ये समझ में आया, कहां से लिख दिया। अब पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, कोस थीटा से। समझ में आ जाएगा क्यों, क्योंकि एंगल कितना है 45, और मैं क्या चाहता हूं पूरी इक्वेशन में क्या बन जाए, कोस हट जाए और टेन बन जाए, क्योंकि टेन 45 वन खेल ही खत्म। अब देखो ध्यान से क्या होगा पहले तो एम उड़ा दो सबका, ये हट गया, या तो कोई दिक्कत। अब कोस थीटा से ये हट गया, ये टेन थीटा बन गया, और टेन थीटा वन है, टेन थीटा वन है। भाई साहब उसे स्विच ऑफ कर दे, टेन थीटा यहां पे भी वन, और ये कट गया उससे। तो बताओ क्या बचा, क्या मेरे पास बचा ए माइनस जी, ए माइनस जी बराबर म्यू ए प्लस म्यू जी, और मुझे क्या निकालना है ए। तो इस ए को उधर ले जाओ, इस म्यू जी को, मुझे म्यू निकालना है, ए निकालना है, ए निकालना है ना, म्यू तो गिवन है, हाँ ए निकालना है, तो ए निकालते हैं। इस इसको इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, ए कॉमन आया वन माइनस म्यू बराबर जी को उधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, जी कॉमन म्यू प्लस वन। तो ए किसके बराबर आ गया, ए आ गया म्यू प्लस वन अपॉन में वन माइनस म्यू इंटू जी। कोई दिक्कत, बस हो गया
अच्छा एक और चीज, इसमें हमने ये जो निकाला ये एक्चुअल में ना ए मैक्स आ गया। ध्यान से देखो, अगर मैं फ्रिक्शन इधर लगाता, तो फ्रिक्शन इधर लगाने के बाद एम ए कोस थीटा क्या एम जी साइन थीटा के बराबर बचता, और इधर प्लस एफ आ जाता। क्या एफ बराबर आता एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कोस थीटा। तो ध्यान से देखो, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाता और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, तो मिनिमम कितना आ जाता, 1 माइनस म्यू अपॉन में 1 प्लस म्यू इंटू जी। खुद देखो ना, इसका डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमिनेटर, और इस वाले का न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। समझ आई है सारी बातें। पक्का इफेक्ट कहां आता है इसका, एफ ऊपर मानते ही ये साइन पलट जाता है यहाँ, ये क्या आ जाता म्यू माइनस 1। कोई दिक्कत, और ये जी यहां जाता, ए उधर चला जाता। सारी बातें क्लियर है, श्योर। क्या लास्ट में भी ऐसे ही सवाल किया था हमने एग्जैक्टली? उससे तो फिर भी बहुत आसान है बेचारा, क्योंकि एंगल ही 45 दे चुका, कैलकुलेशन ही नहीं कोई। और बताओ, हाँ पूछो पूछो। 33 से पहले किसी का कोई डाउट? पक्का? अच्छा तुम जी इफेक्टिव जानते हो, बताया था मैंने तुम्हें जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव बताया था ना रिलेटिव में, इन नॉन नेचुरल फ्रेम में जी इफेक्टिव निकाल लेते हैं हम चुपचाप। चलो देखते हैं। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, लेंथ एल है, इंक्लेशन थीटा है, इज इनसाइड अ लिफ्ट व्हिच इज मूविंग डाउन विद रिटार्डेशन ए। लिफ्ट कहां जा रही है? विद रिटार्डेशन ए। हाँ एक्सेलेरेशन ऊपर। नहीं रिटार्डेशन ही बोला यार उसने, रिटार्डेशन मतलब लिफ्ट विच इज मूविंग डाउन विद रिटार्डेशन ए, मूविंग डाउन विद रिटार्डेशन ए, नीचे जा रही है। नहीं समझना, लिफ्ट विच इज मूविंग डाउन विद रिटार्डेशन है, वो मूव ही नीचे की तरफ ए से कर रही है। उसने वेलोसिटी, उसने ये नहीं बोला कि लिफ्ट जा लग रही है, उसने एंड थोड़ा लगाया, मूविंग डाउन विद रिटार्डेशन है। उसने कहा है कि नीचे जा रही है लिफ्ट, नीचे जा रही है। हाँ देख लेते हैं अभी पूरा सवाल एक बार फिर से पढ़ लेते हैं लैंग्वेज को। स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, लेंथ एल है, हैविंग एन इंक्लिनेशन थीटा with horizontal is inside a lift which is moving down with acceleration with retardation a, which is moving down with retardation a. The time taken by a block to slide down the inclined plane from the rest will be, देखो मैं बताता हूँ, ये लिफ्ट, ये इंक्लिनेशन थीटा एंगल, इस पे कोई डब्बा रख दिया उसने, और ये कह रहा है कि मूविंग डाउन, नीचे जा रहा है, रिटार्डेशन है 30 जैसा। अरे वो छोड़ो, अब तुमने पूछा है तो फटाफट देख लो। अगर एक्सेलेरेशन ऊपर माने तो जी इफेक्टिव कितना आएगा, जी माइनस ए, जी माइनस ए, और क्योंकि ये मोशन इधर ही कर सकता है, ऊपर मानेंगे, हाँ ऊपर मानेंगे जी प्लस ए, जी प्लस ए, जी प्लस ए, तो जी इफेक्टिव कितना आएगा इसका, जी प्लस ए। ये नीचे लगेगा जी प्लस ए, जी इफेक्टिव नीचे लगेगा, इसका कंपोनेंट करेंगे तो ये थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, जी जी इफेक्टिव साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, जी प्लस ए कोस थीटा, जी प्लस ए कोस थीटा कह रहा हूं, सॉरी साइन थीटा, कोस थीटा कहां से आया, अरे ये है ना एक्सेलेरेशन, इफेक्टिव एक्सेलेरेशन। तो ये आ गई अपनी एक्सेलेरेशन। और अगर ये बोल देता कि लिफ्ट ही एक्सेलेरेशन से नीचे जा रही है, क्योंकि कंफ्यूजन है इसमें लैंग्वेज में, तो ए एक्सेलेरेशन से अगर ये नीचे जा रही होती तो जी इफेक्टिव कितना आता, जी माइनस है, क्या सब सीख चुके हम। और क्योंकि इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, और मुझे ये एक्सेलेरेशन निकालनी होती, जी इफेक्टिव तो यहां लग रहा है ना, तो ये एक इसके बराबर आता है, जी इफेक्टिव साइन थीटा। तो किसके बराबर हो जाता है आज के दिन, ये जी माइनस ए साइन थीटा, ये आती है एक्सेलेरेशन, और यहाँ एक्सेलेरेशन ये आती। ये बात समझ में आई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। अगर ये बात समझ में आती है तो दोनों के केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नीचे क्या आता है, ये होता है फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, और ये एल बी क्या होता है, इफेक्टिव, ये एल बी क्या होता है, इफेक्टिव, ठीक है। किसमें, हाँ अरे ये कितना नीचे आया, कितने जी से, तो टाइम पीरियड, अच्छा टाइम पीरियड पेंडुलम नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये उससे हो जाएगा ना। मेरे को बताओ एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और ये जी इफेक्टिव लिखा जाएगा, जी इफेक्टिव नहीं बल्कि ए, क्योंकि हमने ए की फॉर्म में निकाल लिया उसे, तो टी किसके बराबर में आ जाएगा, टी आ जाएगा 2s
बाय ए का अंडर रूट। तो आंसर 2s को क्या बोला हुआ है इसने, लेंथ l, तो 2l बाय या तो आएगा g माइनस ए साइन थीटा, और या फिर आ जाएगा 2l g प्लस ए साइन थीटा। अब उसकी लैंग्वेज देख लो, वो लैंग्वेज में क्या चाह रहा है, g प्लस ए वाला चाह रहा है। ठीक है। और बताओ क्वेश्चन नंबर 44 से पहले किसी का कोई, चलो 44 pushing force making an angle theta to the horizontal is applied on block of weight w. Pushing force making an angle theta. Pushing force making an angle applied on a block of weight w placed on a horizontal table. If the angle of friction is phi, the magnitude of force required to move the body is equal to. अगर ये इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल बोल रहा है, फिर इंक्लिनेशन में पुशिंग फोर्स मेकिंग एंगल थीटा, अरे टेबल पे फोर्स तो ऐसी लग रही है, बट एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अच्छा एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो वहां से वर्टिकल से लिया जाएगा ना। ओहो, चलो देखो। मान लो ये कोई मास है डब्बा, इस डब्बे पे नीचे क्या है W, तो मास क्या हो गया इसका W बाई जी। देखते हैं इसकी जरूरत पड़ेगी, बिना इसकी करने की कोशिश करेंगे। इस पे इसने फोर्स लगाया किसी थीटा पे, किसी थीटा पे फोर्स लगाया, और अगर इस पे कोई कॉन्टैक्ट फोर्स लगा, मान लो कॉन्टैक्ट फोर्स किधर भी आ सकता है, कॉन्टैक्ट फोर्स अलग डब्बा बनाता हूं उसके लिए, ये मास है में, क्या अगर ये मूव करना चाहेगा तो क्या इस पे कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा एफ एस इधर, क्या ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये उसने फाई दिया हुआ है लैम्डा की बजाय बस। ठीक है, अब चाहता क्या है वो देख लेते हैं। चलो देखो करते हैं, इसको छोटा करो, दिखाई दे रहा है अभी भी। इस सब की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना इसकी करा दूंगा मैं। देखो क्या नॉर्मल ऊपर है, अगर ये एंगल थीटा तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, और ये हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, एफ कोस थीटा, ये है ना थीटा, और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। नीचे क्या लग रहा है W, और ऊपर से नीचे की तरफ क्या लग रहा है एफ साइन थीटा। तो नॉर्मल किसको बैलेंस करेगा, W प्लस एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, और इसको चला कौन रहा है, चलाने वाला फोर्स कौन है इसको, एफ कोस थीटा, चलाने वाला फोर्स कौन है, एफ कोस थीटा। ठीक है, मैक्सिमाइज करना है ना। इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज फाई, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इज इक्वल टू, हाँ तो मूव करना है मेरे को, तो एफ कोस थीटा की वजह से ये मूव कर जाना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि उसने फ्रिक्शन की बात की है तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा। फ्रिक्शन बताओ किधर लगेगा, क्या इधर लगेगा। और अगर इसको मूव कराना है, जस्ट मूव कराना है, जस्ट मूव कराने का मतलब है कि ये एफ कोस थीटा किसके बराबर हो जाना चाहिए, एफ लिमिटिंग के, एफ मैक्सिमम के, एफ, और ये एफ मैक्सिमम किसके बराबर होता है, म्यू एन। क्या एन निकाला हुआ है, कोई दिक्कत? अच्छा, अगर एन निकाला हुआ है तो एन की वैल्यू रख दी W प्लस एफ साइन थीटा, इसमें कोई दिक्कत? अब मेरे को बताओ, जब फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे ऑपरेट हो रहा होता है, क्या इस म्यू की वैल्यू 10 लैम्डा होती है, और यहाँ पे लैम्डा की बजाय क्या लिया है उसने, तो बस रख दो यहाँ पे 10 फाई, और इधर क्या बता, एफ कोस थीटा, और क्या निकालना था, एफ, हो जाएगा, कोई दिक्कत? एक ही स्टेप छोड़ा है बस तुम्हारे लिए, क्या आ गया ऑप्शन, आप तो आ ही गया होगा ना। W कोस थीटा, W साइन फाई, W साइन फाई, थीटा माइनस फाई। चलो कर ही लेते हैं, कितनी कैलकुलेशन बचेगी। ये लिखा 10 फाई अपॉन में कोस थीटा,
डब्ल्यू एफ प्लस साइन थीटा। तो एफ बराबर कितना आ गया, टेन फाई डब्ल्यू। उसने किसमें दे रखा है? अच्छा, वरना एफ के टर्म्स में ही आ जाएगा ना आंसर, तो अलग करेंगे पहले इनको मल्टीप्लाई करके। मैं भी देखूं दिक्कत क्या हुई। प्लस टेन फाई एफ साइन थीटा, इस पूरे को इधर ले आओ, तो एफ आ गया बाहर कॉमन, कोस थीटा माइनस टेन फाई साइन थीटा, हाँ अब तो आ गया डब्ल्यू टेन फाई। ठीक है, कोई दिक्कत? ये टेन फाई, इसको लिख सकता हूं, हटाओ यहां से इसको, साइन फाई बाय कोस फाई। क्या कोस फाई उधर चला जाएगा? जब कोस फाई उधर जाएगा तो ये इसको लिख सकता हूं साइन फाई बाय कोस फाई। रुक जाओ रुक जाओ, देखते जाओ। और ये बन गया कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन फाई साइन थीटा, तो ये क्या बन गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, जिसका फॉर्मूला कोस ए प्लस बी। तो कोस इधर क्या बचा, कोस थीटा प्लस फाई, और ये आ गया एफ, ये कट चुका है, तो ये आ गया एफ बराबर डब्ल्यू साइन फाई अपॉन में कोस थीटा प्लस फाई। कोई दिक्कत? और बताओ, बोलो। 46 47, अरे कहाँ, 8वें क्वेश्चन पे कैसे आ गया मैं एकदम। मेरे हाथ यार पता नहीं कैसे टच हो जाते हैं, सीधा 8वां दिखा, ऐसे टैप करते ही सीधा 8वें पे आया घुर करके। कौन सा? 46। अच्छा 46 में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। टू मासेस है, छोटा एम और बड़ा एम, अटैच्ड विद स्ट्रिंग एज शोन। दो मास, छोटा एम, कैपिटल एम यहाँ है तो छोटा एम हो गया नीचे, ठीक है। अटैच्ड विद स्ट्रिंग एज शोन फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, ओके। तो मुझे बेसिकली थीटा निकालना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, किस थीटा पे रह पाएगा ये। चलो आओ देखते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। बस ये सिनेरियो है, ठीक है। सिस्टम रहना चाहिए इक्विलिब्रियम में, ये 45 है, ये 45 है। तो सबसे पहले तो इधर बताओ, अगर इसमें टेंशन टी है तो इसमें टेंशन, अरे टी ही होगी। अब ये तो रस्सी अलग अलग हो गई, मास लग रहा है, फोर्स लग रहा है, फिर भी मैंने टी टी मान लिया, क्यों? हाँ क्योंकि एंगल 45 है। क्योंकि अगर तुम यहाँ पे लिखोगे T1 कोस 45, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, T1 कोस 45, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2t साइन 45, तो क्या लिख दे 2t साइन 45 बोले तो 1/√2। कोई दिक्कत? ये आदमी किसको बैलेंस करे, mg को बैलेंस करे, mg को बैलेंस करे। अगर ये ना हो तो ये हो पाएगा। अभी इसका भी देखते हैं क्या कंट्रीब्यूशन आता है। इस पॉइंट पे आ जाओ। तो इस पॉइंट पे क्या क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे टेंशन T1 अलग हो जाएगी? अच्छा, अगर इस पॉइंट पे टेंशन T1 अलग हो गई तो ये एंगल 45 है, क्या ये वाला एंगल 45 होगा? कोई दिक्कत? चलो, तो ये टेंशन T इस पॉइंट पे तो ऐसे लग रही होगी ना, तो ये है T और ये एंगल 45 डिग्री। इसमें बताओ कोई दिक्कत? इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है ये आपस में भी मूव नहीं करने चाहिए, ठीक है। अच्छा, और ये एंगल हो गया थीटा और ये है T1। अब इन दोनों के कंपोनेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो नीचे क्या लगेगा, एक तो mg और एक लगेगा T/√2, इधर लगेगा T/√2 और इधर T1 कोस थीटा या साइन थीटा,
और इधर T1, यहां तो कोई दिक्कत, ये सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, उसने सारे के सारे ऑप्शन टेन थीटा में दिए हुए हैं। हाँ, दोनों इक्वेशनों को डिवाइड करेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये हो जाएगा T1 साइन थीटा बराबर mg प्लस, अच्छा, और नीचे क्या आ जाएगा इधर, T1 कोस थीटा, और तो कोई फोर्स नहीं है इधर, ये हो जाएगा T बाय √2। यहां तक कोई दिक्कत, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, T1 तो कट ही गया, तो क्या टेन थीटा आ गया, टेन थीटा आ गया √2 mg बाई टी प्लस 1। अच्छा, अब इस t की भी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कहां से, यहां से, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई √2 mg बाय 2, भाई इसको इसके बराबर इक्वेट कर दिया ना। तो अब इसमें किसकी जगह रख दो ये वैल्यू, इसकी जगह रख दो, तो √2 mg अपोन में √2 mg इंटू 2, जी से जी कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, तो ये आ गया तुम्हारा 2 कैपिटल M बाय छोटू m प्लस 1 आ गया, ठीक है। और बताओ, वो तुम कर लेना, समझ तो आया ना बाकी। और बताओ 40, लाइन में लग के पूछ रहे हो तुम तो सारे। अच्छा 47 में क्या कह रहा है ये, एक आदमी है ऑफ मास m, आदमी को स्कर्ट पहना दी इसने, शाबाश। अ मैन ऑफ मास, तो क्या ये स्कर्ट पहनना शुरू कर देगा क्या, खैर छोड़ो, जो भी है, हम क्यों जजमेंटल हो, है ना। fallen into a ditch of width d, two of his friends are slowly pulling him out, using a light rope and two fixed pulleys as shown in figure। दो लाइट रोप हैं, मासलेस ही है एक तरीके से, टू फिक्स पुली as shown in figure, ठीक है। both the friends exert a force of equal magnitude F when the man is at depth h, the value of F is, इसमें दिक्कत कहाँ है तुम्हें, फोर सोल्व करने भाई। देख लेता हूँ इसमें कुछ ऐसा है क्या कराने लायक, लग तो नहीं रहा, क्योंकि तुम्हारा ये जो 2f cos थीटा ऊपर लगेगा, ये mg को बैलेंस कर लेगा, थीटा यहां से मान लेना ना, ऐसे मान लेना इसको, यहां कौन लटका हुआ है, आदमी, जिसका मास कितना दिया उसने, छोटा है, ठीक है। और हाइट कितनी है h, यहां कितना फोर्स लगा, यहां f, यहां f, कोई दिक्कत, तो यहां भी f कंस्ट्रेंट, यहां भी f, यहां पुली है, यहां पुली है, अच्छा, और इन दो पुली के बीच की दूरी है d, यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा, अब अगर इस एंगल को थीटा मान लो, इस एंगल को थीटा मान लो, तो ये आ जाएगा 2f cos थीटा बराबर, अच्छा ये बताओ मैंने यहां ऐसे क्यों किया, यहां तो मैंने एक्चुअल के कंपोनेंट नहीं किए स्ट्रिंग के अलोंग, यहां स्ट्रिंग के कंपोनेंट किसके अलोंग कर दिए मैंने, इक्विलिब्रियम में, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, समझ आता है ना अब तुम्हें, इन शॉर्ट, ठीक है। अच्छा अब इसमें, हाँ इसीलिए नहीं हुआ होगा उससे, ये है बात, उसने ऊपर खींच रहे हैं वो, ऊपर जब वो खींचेंगे तो उनको फोर्स इंक्रीज करना पड़ेगा, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, देखते हैं, दोबारा पढ़ो एक बार, टू ऑफ हिज फ्रेंड्स आर स्लोली पुलिंग हिम आउट, स्लोली पुलिंग हिम आउट का मतलब एफ नहीं बदल रहा, हाँ, स्लोली पुलिंग आउट का मतलब एफ नहीं बदल रहा, बट एफ यार बदलना तो चाहिए, बदलना तो चाहिए, क्यों, क्योंकि पता है रीजन क्या है, क्या ये छोटा होता चला जाएगा, अगर एच छोटा होगा, अगर एच छोटा होगा तो एंगल बढ़ेगा, देखो, हाँ तो बट है तो वेरिएबल ही ना, डेप्थ एच पे क्या फोर्स है, तो ये फोर्स वेरी करेगा ना थीटा पे, तो एक काम करो ना, यहाँ से कोस थीटा निकाल लो किसी भी तरफ से, क्या ये डी है, ये दूरी डी है ना, और ये एच है,
ये एंगल 90 डिग्री है। अब क्या ये d/2 होगा? कैसे पता तुम्हें? ये कैसे पता तुम्हें कि d/2 होगा? फोर्स बराबर है, जरूरी है बीच में? हाँ फोर्स बराबर है, हाँ तो बीच में ही लटक सकता है, जाहिर सी बात है बीच में ही लटक सकता है। अगर फोर्स बराबर है तो पक्की बात है d/2 होगा। चलो तो अब तो फिर नहीं बटी क्या है, कुछ नहीं बचा इसमें। ये d/2 आ गया। अब कोस थीटा निकाल लो यहाँ से। कोस थीटा किसके बराबर आएगा? ये वाली साइड कितनी हो गई? h स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 का अंडर रूट। अब कोस थीटा बताओ, कोस थीटा क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा? बेस कितना है इस थीटा के हिसाब से? h। अब आ गया समझ? अब तो हो गया। तो f किसके बराबर आ गया? अरे बस तो ये लगता है फिलहाल ये कर सकता हूँ मैं। पहले तो मेरे को ये सुलझाने दे। f निकालना है ना, तो f का ये ऊपर गया, mg यहाँ है, अभी गलती कर देता मैं तुम्हारे चक्कर में, और 2h नीचे चला गया। बताओ कोई गड़बड़ तो नहीं है? बस ये आ गया। 4 को बाहर निकाल लो। 4 को अगर वो तो ऑप्शन से मैच करा लो, जैसे भी उसने कैलकुलेशन कर रखी है, तो ये आ जाएगा 4h का होल स्क्वायर d स्क्वायर अंडर रूट, तो 2 से 2 कट गया mg बाई h। अगर h को अंदर लेना चाहो वो भी, उसने क्या 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर mg बाय 4h, क्योंकि ये 2 बाहर आएगा तो 2 और 2 4, तो ए ऑप्शन आ गया। ठीक है। और बताओ। 62 62 62 62 से पहले किसी को कोई डाउट? चलो आओ 62 देखो। क्वेश्चन नंबर 62। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑल दी सरफेसेस इज 0.4। ओहो, कितने सरफेस है? 1 और 2, 2 सरफेस है। ऐसे लिखा होल तो दे ही देता। फाइंड द मिनिमम फोर्स F टू हैव इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। पहले तो सिस्टम बनाए फिर देखेंगे। बस शांत रह के सामने देखो। यही वाला तो पूछ रहे हो? क्या हुआ? क्यों ये क्लास के बाद हो सकती है ना बात? और तो कुछ नहीं रहा ना। अब हमें जहां भी सरफेस मिलेगा वहां पे फ्रिक्शन कितनी पेल देनी है? 0.4, बस ये याद रखना। ठीक है, हाथ दर्द कर दे, टैप पकड़े पकड़े। चलो अब देखो, क्या फोर्स इधर लगा, यहां 0.4, यहां भी 0.4। तो ऐसे शुरू करो इसको। सबसे पहले अगर यहां टेंशन टी है तो यहां टेंशन कितनी, यहां कितनी, यहां कितनी? अच्छा अगर 15 किलो का एफबीडी बनाऊं तो 15 किलो का एफबीडी पे नीचे लगा 150, ये F, इसकी वजह से नॉर्मल रिएक्शन आएगा यहाँ पे N1, तो नॉर्मल रिएक्शन कितना? N1। अब इसमें ऊपर तो लग रहा है टेंशन, एक तो लग रहा है ऊपर टेंशन। मेरे को बताओ इसकी टेंडेंसी कहाँ है जाने की? जी से नीचे। तो क्या फ्रिक्शन आएगा इस सरफेस पे? याद है ये सब कहानियां? तो यहां फ्रिक्शन आएगा, और वो फ्रिक्शन कितना आ सकता है? म्यू एन, हद से हद कितना आ सकता है? म्यू N1, म्यू N1। ये क्या है? F मैक्स। F मुझे कैसे पता कि मैक्सिमम लग रहा होगा? और कोई ऑप्शन नहीं है, मानना ही पड़ेगा। या तो नीचे मान लो या ऊपर मान लो, और मैक्सिमम ऑपरेटिंग मानो। मैक्सिमम, क्योंकि उसने कहा फिसल रहा है, उसने कहा है फिसल रहा है, और मुझे तो इस एफ की रेंज निकालनी है कब ना फिसले। तो जब फिसल ही रहा है तो, अरे मैं बता रहा हूं सुन तो ले। मोटिव क्या है? एफ कितना होना चाहिए इक्विलिब्रियम में आ जाए, बाकी टेंडेंसी क्या है उसकी फिसलने की। तो फिसल ही रहा है, इसीलिए फ्रिक्शन या तो लिमिटिंग लगेगा या काइनेटिक, और दोनों ही केस में फॉर्मूला क्या होगा? म्यू एन।
अब समझ आया? क्या ये लॉजिक पकड़ पाए? इसमें मैक्सिमम क्यों लगा दिया मैंने? वरना सवाल में अभी भी एक ऐसा तुरंत बना दूंगा जिसमें तुम बता ही नहीं पाओगे मैक्सिमम लगेगा मिनिमम क्या। हाँ, इक्विलिब्रियम में काइनेटिक नहीं लाना, बट मुझे मिनिमाइज करना है, मुझे एफ मिनिमाइज करना है। अगर एफ मिनिमाइज करना है तो फ्रिक्शन मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। कोई दिक्कत क्या? ऐसा क्वेश्चन हमने वो भी किया था कि अगर मुझे मिनिमम मास निकालना है, डब्बे के ऊपर डब्बा रखा होता, मिनिमम मास निकालना है, तो उसमें नॉर्मल नॉर्मल मैक्सिमाइज किया था, जिसकी वजह से हमने फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू ली थी, है ना? यहां तो कोई दिक्कत? ऐसे ही यहां पे करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट वही वाला फंडा। ठीक है, तो क्या लिमिटिंग लगेगा? ये लग गया लिमिटिंग, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो क्या होगा, इक्वेशन बन जाएगी अपनी। इक्वेशन क्या क्या बनेगी? एक तो बनेगी ऐसे, क्या इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है चाहे छोड़ भी दो, तो इस डायरेक्शन में क्या एफ बराबर n1 आ चुका है, और इस वाली डायरेक्शन में क्या 150 बैलेंस कर रहा होगा म्यू n1 प्लस टी को, तो t प्लस म्यू n1 बराबर होगा 150 के, और ये n1 किसके बराबर है? तो t प्लस म्यू f बराबर 150 होगा। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? अच्छा, अब एफबीडी किसका बनाएंगे? 25 किलो वाले का। तो 25 किलो वाले के एफबीडी पे नीचे क्या लगेगा? 250 mg, 250 लगेगा mg वाला फोर्स। अच्छा, ये n1 इधर लग रहा है इस पे या इधर लगेगा? 15 किलो वाला क्या इस पे n1 इधर लगाएगा, और दीवार इस पे n2 क्या इधर लगाएगी? देखो, और क्या एक टेंशन टूटी के नाम की ऊपर लग रही है, इसकी भी टेंडेंसी के नीचे जाने की थी, तो इधर इस साइड से क्या इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऊपर। ऊपर फ्रिक्शन कितना लगा? म्यू, तो वही है n2, n2 सुनते रहो अभी। इसकी वजह से यहां फ्रिक्शन निकाल रहा हूं मैं, देख यहां फ्रिक्शन किसकी वजह से आएगा? n2। समझो इस बात को, एफबीडी बना रहा हूं मैं, तो वहां दीवार थोड़ी ना बना के दिखाऊंगा। ये वाला फोर्स किसने लगाया? दीवार ने। क्या फ्रिक्शन ने, दीवार की वजह से फ्रिक्शन ने। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर होता है, रियल फोर्स होता है? अगर इस 15 किलो वाले पे ये फ्रिक्शन लगा था, ये फ्रिक्शन लगाया किसने था? क्या 25 किलो वाले डब्बे ने? तो इस 25 किलो वाले पे 15 किलो वाला फ्रिक्शन कहां लगा रहा होगा? क्या ये सारी बातें समझ आई? यहां तक कोई परेशानी? का जोन आउट? भाई आज के टाइम पे बच्चे को कुछ कह नहीं सकते, सब कुछ हो जाता है सब। तो फिर क्या समझ? सामने देख, दोबारा देख, दोबारा देख, चुप हो गए, कुछ नहीं सोचना, जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। ये n1 किसने लगाया फोर्स? 15 किलो वाला इस पे भी तो n1 लगाएगा। अच्छा, इस सरफेस पे 15 किलो वाले पे फ्रिक्शन लगा कहां? ऊपर। तो क्या 15 किलो वाला उतना ही फ्रिक्शन 25 वाले पे लगाएगा? कहां? चल भाई, देखा इधर ऐसे ही तो बर्बाद करते हो तुम चीजें, मुंह उठा के बैठ जाते हो बस, देख। और जबकि बहुत आसान चीज है, शर्माएगा तो ये पूछ के। हाँ, यार डाउट डाउट पता है क्या अच्छा होता है? डाउट ये अच्छा होता है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया और तुम्हें आ रहा है, जो चीज मैं 1 करोड़ बार बता चुका हूँ क्लास में बज बज के। तो लेके तो आ सकता है भाई, ये खर्चा क्यों कर रखा है? ये जो बोलते हैं ना हमने हमारी क्लास मिस हो गई, ये पै पै जो 1 साल रोए हैं ये, कि हाँ, अरे हाँ, तुम्हारा होता नहीं था भाई साहब, एक बच्चे को पूरी 11वीं पढ़ानी पड़ेगी थी मेरे को दोबारा उस चीज की वजह से। हाँ, समझो, बता दूंगा बाद में, बट आउट नहीं होना चाहिए। अरे होती है ना रेस्पेक्ट प्राइवेसी की, अगला चाहता है तो दिक्कत यही है कि भाई साहब, जब तुम, अब होता क्या है, जैसे अब तुम सो जाओगे, डर के मारे ना भी पूछोगे, तो कम से कम घर जाके देख तो सकते हो, या फिर क्लास मिस होगी तो घर जाके देख तो सकते हो। तो फायदा उठाओ यार चीजों का। सामने देखा चुपचाप, सर जी बाद में। ये है म्यू वन, ये है म्यू टू, इसकी वेलोसिटी v1 इधर, इसकी वेलोसिटी v1 मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, ये है 2 मीटर पर सेकंड। बता इसकी, इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगी? कोई दिक्कत? नीचे वाले डब्बे पे ऊपर वाले की वजह से कहां फ्रिक्शन लगेगी? जमीन की वजह से मत बता, ऊपर वाले की वजह से बता, नीचे वाले पे कहां लगेगी? अच्छा, एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है? रियल फोर्स। एक्शन रिएक्शन पेयर फॉलो करेगा। F1 इधर लगाया, किसने लगाया? ए ने। किस पे? बी पे।
बी ए पे फ्रिक्शन लगाएगा? कितना सोच के बोला है भाई। अगर बी पे लगा रहा है तो बी ए पे लगाए बिना रह लेगा? मतलब बी के लिए ए तो स्मूथ है, वहां फ्रिक्शन नहीं लग रहा, बट ए के लिए लग सकता है। वाह, तो कहां लगेगा ये? आगे। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। जमीन के रेस्पेक्ट में ये बता कितने में चल रहा है? क्या 2 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है? तो इस ए पे जमीन की वजह से फ्रिक्शन किधर आएगा, राइट की लेफ्ट? पहले तो डिसाइड करा है इसने, फिर भी इस वाले हाथ पे। ऐसे मत कर यार। F2। अच्छा, क्या ये डब्बा जमीन पे फ्रिक्शन लगाएगा? कितनी? किधर? समझ आ गया? अच्छा, डर लग रहा है वैसे, मिट होते ही दोबारा ना करना पड़ता है, पर अब यहाँ देख तू। इस 15 किलो वाले पे ये जो म्यू N1 है किस सरफेस ने लगाया? 25 किलो वाले। तो 15 वाला 25 पे कहां लगाएगा फ्रिक्शन? ये था डाउट। अब ये डाउट क्लियर करता रहूंगा, पता पढ़ाऊंगा कब मैं? ये तो पढ़ा चुका ना बहुत अच्छे से। तो अब ध्यान से देखना, इस डायरेक्शन में इन दोनों के अलावा कोई और फोर्स है? इस डायरेक्शन में तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, तो क्या N1 बराबर N2 होगा? क्यों ना इसको अब N ही मान लूं। समझ आया? कोई दिक्कत? तो ये और ये तो उड़ गया, तो 2t किसके बराबर आया? तो t किसके बराबर आया? t की वैल्यू यहां पटक देंगे तो आ जाएगा आंसर। ये कितना था? तो t कितना? 125। क्या 150 माइनस 125 कर दो डायरेक्ट? 25 आ गया। 25 इन डिवाइडेड बाय 0.4 आ गया, तो ये ऊपर कितना आ गया? 250/4 क्या 62.5 होता है? यही फोर्स है। अगर इतना लगाओगे तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। कोई दिक्कत? पक्का? क्या होगा अगर इससे ज्यादा फोर्स लगा दूं? क्या नॉर्मल बढ़ जाएगा? हाँ, क्या नॉर्मल बढ़ जाएगा? नॉर्मल बढ़ने के बाद फ्रिक्शन कहां लगेगा? क्या फ्रिक्शन मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू पे लग रहा होगा? सोच के बताओ, मेरी गर्दन मत देखो, क्वेश्चन बताता हूं। अगर मैं ये फोर्स बढ़ा दूं, अगर मैं ये फोर्स बढ़ा दूं, तो मेरे को बताओ फ्रिक्शन की डायरेक्शन पे मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क आएगा? क्या होगा? कम लगेगा, स्टैटिक लगेगा, लिमिटिंग लगेगा, काइनेटिक लगेगा, क्या होगा? क्या लिमिटिंग नहीं लगेगा तब? कैसे पता? अच्छा एक बात बताओ, क्या ये नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है फ्रिक्शन? तुमने फोर्स बढ़ाया, क्या नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा? क्या नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ बढ़ेगा? लिमिटिंग वैल्यू बढ़ेगी, फ्रिक्शन? ऐसा? ये क्या बात हुई बे? हाँ, mg बैलेंस कर रहा है। हाँ, फ्रिक्शन चेंज हो सकती है क्योंकि वो नॉर्मल पे डिपेंड कर रही है। एक बात बताओ, इस सिचुएशन में क्या सीधा सीधा जैसा कि इसने थोड़ी देर पहले बोला था, अब जो तू बोल नहीं रहा, अच्छी बात वो ये है जो तेरे को बोलनी चाहिए थी इस मोमेंट पे, क्या ये एफ और नॉर्मल कभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है इनके ऊपर इसके अलावा? तो क्या मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं जितना फोर्स यहां लगेगा वही नॉर्मल होगा, तो मेरा फ्रिक्शन म्यू एफ के बराबर होगा? मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? म्यू एफ। लिमिटिंग वैल्यू क्या बदल सकती है फ्रिक्शन की यहाँ पे, और वो क्या म्यू कैपिटल एफ होगी। तो जैसे जैसे तुम फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या इसकी लिमिटिंग वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और लिमिटिंग कब तक लगता रहेगा? जब तक वो 150 को बैलेंस करता रहे, जब तक वो 150 को बैलेंस करता रहे। किसके साथ मिलके? टी के साथ मिलके, क्योंकि इसने इस वैल्यू पे 62.5 न्यूटन पे इसने बैलेंस कर लिया, क्योंकि 62.5 न्यूटन पे टेंशन कितनी लग रही है? 125। तो 125 यहां लगा, 125 यहां लगा, क्या इस 125 में कोई बदलाव आ सकता है? नहीं। क्या बदलाव यहां आ सकता है? कोई दिक्कत? अब यहां का फ्रिक्शन बढ़ चुका है, और कितनी वैल्यू पे ये बैलेंस हो रहा है? 125 और 62.5, 62.5 इंटू 0.4, इसी भी तो बैलेंस होगा। ये तो मैंने कैपिटल एफ निकाला है। फ्रिक्शन कितना आएगा इसमें? किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे? 0.4 की। किसकी मल्टीप्लाई कर दोगे? 0.4 की। उतने फोर्स पे बैलेंस हो रहा होगा। अगर उतने फोर्स पे बैलेंस हो जाता है और फ्रिक्शन मेरे को उससे ज्यादा अवेलेबल है, तो लिमिटिंग को लगेगा? अब लिमिटिंग से कम लगेगा। क्या सारी बातें क्लियर है? क्या ऐसी ऐसी बातें आप समझ पाते हो? अगर कम लगा तो, अगर ये फोर्स कम लगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा ऊपर। फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा ऊपर।
कोई दिक्कत? हाँ, समझ आया? अब नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन आ जाएगी, यहाँ पे एक ए एक्सेलेरेशन आ जाएगी और फिर तुम इक्वेशन क्या लिखोगे? 150 माइनस म्यू वन एन माइनस टी बराबर 15 इंटू ए। समझ आया? क्या ऐसा खेला कर सकते हो? क्या तुम देख रहे हो स्कोप है ऑर्बिट अब बनाया जा सकता है चीजों को?